जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सलमान। इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स हर पल चेंज होते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि अब इस कॉन्फ्लिक्ट में, अब इस युद्ध में, अब इस लड़ाई में यूएसए भी कूद गया है। ऐसा लग रहा था कि यूएसए इसको डिले करेगा। यूएस के प्रेसिडेंट ने पहले कहा कि वो 2 हफ्ते का समय लेंगे, सोच कर बताएंगे कि क्या उनका निर्णय होगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन B-2 बॉम्बर्स ने अटैक किया ईरान के 3 मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। वो थे फोर्दो, नतांज और एस्फहान। ये बहुत क्रिटिकल न्यूक्लियर साइट्स थे ईरान की दृष्टि से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और इन पर B-2 बॉम्बर से हमला किया गया आज मॉर्निंग के वक्त, जिसने पूरी रीजन को शॉक कर दिया। काफ़ी लोग चौंक गए क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी कि अभी ऑल ऑफ सडन यूएस ज्वाइन करेगा इस वार को। हालांकि इसके प्रिपरेशंस हो गए थे। ऑल ऑफ सडन उनके बेसिस में मूवमेंट होना और डूम्सडे प्लेन का लैंड करना वाशिंगटन में इंडिकेट कर रहा था कि शायद यूएस कुछ बड़ा करने वाला है, और ये पता नहीं था कि इतना जल्दी ये कुछ होने वाला है। ऑल ऑफ सडन B-2 बॉम्बर्स उड़े और उन्होंने अटैक किया और वापस आ गए। B-2 बॉम्बर्स किस स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। ये इनमें आप कई हज़ार टन के, कई हज़ार किलोग्राम के बॉम्बर्स आप ऐड कर सकते हो। ये बॉम्ब करते हैं, डीपली पेनिट्रेट करते हैं अपने टारगेट पे और वहाँ पर जाकर फटते हैं, यानी कि बचने का कोई चारा रहता नहीं है, बचे का कोई चांस रहता नहीं है। अगर हम बात करें फोर्दो, नतांज और एस्फहान, इन 3 साइट्स में सबसे जो प्रोटेक्टेड साइट्स थी, जहाँ पर टारगेट करना बहुत मुश्किल जगह था इसराइल को, वो था फोर्दो साइट। ये अंडरग्राउंड बनी हुई है, 100 मीटर नीचे के लगभग बनी हुई है ये, और यहाँ पर घुसना बहुत मुश्किल जगह था। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड थी ये साइट और बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर इनरिचमेंट का काम होता था, हाईली इनरिचमेंट इसमें काम किया जाता था, 60% प्लस का काम होता था। तो उस पर हमला किया गया है ताकि इनरिचमेंट का काम रुक जाए और काफ़ी नुकसान हो ईरान को। ऐसा ही हुआ है। इसके बाद टारगेट किया गया नतांज फैसिलिटी को, यहाँ पर भी रिसर्च का काम होता था, और फिर एस्फहान साइट को। तो इन तीनों प्रिंसिपल साइट्स पर हमला किया गया बाय द कंट्री ऑफ यूएसए, और उन्होंने इस टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया, जिसमें प्रिसिशन गाइडेड बॉम्बर्स थे और उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है। अभी जब असेसिंग होगी तब ईरान बताएगा कि कितना नुकसान से हुआ, कितना नुकसान कर पाया है यूएसए ईरान में। ऐसा लग ही रहा था कि देर सवेर यूएसए को जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसराइल का जो आर्म्स था, एमिनिशंस था, वो कम होता जा रहा था। इसराइल ने मदद मांगी थी यूएसए से, उनका आयरन बीम, आयरन डोम, एरो इंटरसेप्टर, ये सब फेल हो गए थे। ब्रीच कर रहा था ईरान उनकी फैसिलिटी को, उनकी एयर डिफेंस सिक्योरिटी को। तो ऐसे में यूएसए का आना जरूरी हो गया था कि यूएसए आता और यहाँ पर कुछ न कुछ करता, और उसने किया। अब यूएसए के आने के बाद से उसके एलाइड फोर्सेस यहाँ पर आएंगे। इसमें यूके अपने जो है एक्टिविटी को और तेज करेगा। तो जब एक प्रकार का इंसर्कलमेंट हो जाएगा ईरान का, तब हो सकता है ईरान को करना पड़े सरेंडर, रुकना पड़े अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। ऐसा बताया जा रहा है कि इस अटैक के बाद से 5-10 साल के लिए पिछड़ गया है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। 83% तक का इनोवेशन उन्होंने कर लिया था, और 90% इनोवेशन वो कर लेते तो फिर उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम बात करें इन साइट्स की, तो बहुत सिग्निफिकेंट साइट्स रही हैं ईरान के लिए। यहाँ पर भी पहले भी ईरान पर पहले भी हमला किया है इसराइल ने, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा, टेक्नीशियंस को मारा। ऑपरेशन राइजिंग लायन के दौरान बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, बहुत सारे उनके मिलिट्री चीफ्स वो मारे गए, उनकी सिग्नेटरीज की ऑफिसर्स उनके मारे गए, जो कि प्रिंसिपल पिलर थे ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। लेकिन इस हमले ने ईरान को चौंका दिया है। अब ईरान असेस करेगा, सोचेगा कि इसे क्या करना है। B-2 बॉम्बर्स, B-2 बॉम्बर्स ऐसे बॉम्बर्स होते हैं जो कि स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं। रेडार से इन्हें आप कैप्चर नहीं कर सकते, बहुत लीस्ट रडार सिग्नेचर ये छोड़ते हैं, तो आप इनको पकड़ नहीं सकते। इनका मूवमेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से ये उड़े, कहाँ से आए, कहाँ से चले गए, आप पता नहीं कर सकेंगे। और इनके पास कई हज़ार किलो तक के बॉम्ब्स होते हैं, ड्रॉप करते हैं, और ग्रेविटी के हेल्प से जब नीचे जाते हैं तो डीपली पहले पेनिट्रेट करते हैं और फिर अपने टारगेट को हिट करते हैं। तो ऐसे हिडन टारगेट्स को हिट करने के लिए जो बहुत प्रोटेक्टेड हो,
जिन्हें बहुत ज़्यादा डीपली उन्हें बनाया गया हो, तो उनको हिट करने के लिए B2 बॉम्बर्स का यूज़ किया जाता है। और चूँकि ये इतने ज़्यादा लीथल होते हैं इसलिए बहुत कॉस्टली भी होते हैं। एक B2 बॉम्बर की कॉस्ट लगभग $2 बिलियन की होती है, यानी कि अगर रुपये में इसको हम नापें तो काफ़ी 70,000 करोड़ तक का ये बॉम्बर पड़ता है, यानी कि इतना कॉस्टली ये बॉम्बर होता है। और यूएस भी नहीं चाहता था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाए, न्यूक्लियर कंट्री बन जाए, क्योंकि जैसे ही उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब की कैपेसिटी आ जाती वो इज़राइल के लिए ख़तरा बन जाते। और इज़राइल ईरान की एनिमिटी है, तो जाहिर सी बात है एक जो थ्रेट होता है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, वो बढ़ जाता इज़राइल के लिए, इसलिए ये अटैक किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि हमने सक्सेसफुली इनको बॉम्ब किया है। खासकर उन्होंने फोर्दो का नाम लिया कि फोर्दो साइट को सक्सेसफुली हमने टारगेट किया है, और अब यदि ईरान के पास ऑप्शन है वो सरेंडर कर दे, वो मान जाए, वो अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, और यदि ईरान ऐसा करता है तो आगे कोई अटैक नहीं होगा, आगे कोई हमला नहीं होगा। लेकिन यदि ईरान नहीं मानता है तो फिर फर्दर ट्रेजेडी झेलना पड़ सकता है द कंट्री ऑफ ईरान को। अब ईरान के पास कई ऑप्शन हैं। एक तो ये कि या तो वो सरेंडर कर दे, ये धक जाएगा, या तो फिर दूसरी फर्दर जो है स्पीडली दोबारा इन्वेस्टमेंट का काम शुरू करे। उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, स्पीड से काम करे। ये हो सकता है कि उन्हें समय लगेगा, लेकिन दोबारा से अपना काम शुरू कर सकते हैं। एनपीटी का मेंबर है ईरान, एनपीटी से बाहर आ सकता है। आईएईए के इंस्पेक्टर्स वहाँ आते जाते रहते हैं, वहाँ पर चेकिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं उनके न्यूक्लियर साइट्स का, उन्हें बाहर निकाल सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं ईरान के पास, और ईरान को जो बेस्ट सूटेबल लगेगा वो कर सकता है। लेकिन इतना तय है कि यदि ईरान ने ये फैसला लिया कि वो रिटेलिएट करेगा और अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी में दोबारा एनरिचमेंट का काम जारी रखेगा, तो उसका मतलब समझ लीजिए कि अब वॉर एस्केलेट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ईरान को बहुत नुकसान भी होगा। क्योंकि पहले युद्ध चल रहा था ईरान इजराइल के बीच, यूएसए बस बोल रहा था और कह रहा था कि हम सोच कर बताते हैं कि हमें जुड़ना चाहिए या नहीं, लेकिन ऑल ऑफ सडन एक यू टर्न लिया डोनाल्ड ट्रंप ने और ये हमला किया गया। हालांकि विद इन होम यूएसए में बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। ये कहा जा रहा है कि इस वॉर को शुरू करने का उनके पास कोई अधिकार था नहीं, उनको पहले कांग्रेस से परमिशन लेनी चाहिए थी, उसके बाद वॉर शुरू करते। ये बात भी आ रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये वार बहुत ज़रूरी था, इसलिए कांग्रेस की परमिशन नहीं ली गई। हो सकता है लेटर ऑन कांग्रेस की परमिशन लेकर वो इस वार को और फर्दर बढ़ाएं, यानी कि वार का हॉराइजन है वो बढ़ेगा। मिडल ईस्ट तो जल ही रहा है, अब यूएस के आने के बाद से यहाँ और ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, लीथलिटी बढ़ेगी। यूएस के आने से इज़राइल को एक एडेड एडवांटेज होगा। उन्होंने कहा इस यूएस के हमले के बाद से इजराइल के पीएम ने कहा कि हमें पता था कि यूएस रिस्पॉन्ड करेगा, यहाँ हमला करेगा, हमारे बीच बातचीत हो गई थी और हमें पता था कि किस प्रकार से यूएस अटैक करने वाला है ऑन टू इजराइल, माफ़ कीजिएगा ऑन टू ईरान। यानी कि अब इसकी ग्रेविटी बढ़ेगी, जो नुकसान पहुँचाना था उसने पहुँचा दिया। अब इसके इम्प्लीकेशंस ये होंगे कि फर्दर ऑयल प्राइसेस सर्ज होंगे, भारत जैसे ऑयल इंपोर्टर्स कंट्री का ऑयल इंपोर्ट बिल वो बढ़ेगा, और रीजन में और ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आएगी। हो सकता है अपने प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दे ईरान, खासकर हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, इनको एक्टिव कर सकता है। हूथीस जाने जाते हैं नोटोरियस एक्टिविटीज़ के लिए, रेड सी रीजन में तबाही मचा सकते हैं। हिजबुल्लाह, हमास दोबारा अटैक कर सकते हैं इनटू इजराइल। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ईरान फैसला ले सकता है। यानी कि यहाँ के डायनामिक्स बदलने वाले हैं, बहुत तेज़ी से हर पल बदल रहे थे, और अब यूएस के आने से और ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट हो जाता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या फर्दर पॉसिबिलिटी है। अब सोचना ये है ईरान को कि वो क्या करने वाला है इस हमले के बाद से। ऐसा नहीं है कि ये रुक जाएगा, हमला और होगा। अगर बात करें कि B2 बम्बर्स आए कहाँ से, तो 2 बेसेस हैं यूएसए के इन एशियन कॉन्टिनेंट। एक है डिएगो गार्सिया और एक है द कंट्री ऑफ गुआम, द रीजन ऑफ गुआम इन फिलीपींस। इन दोनों साइट्स से, इन दोनों नेवल बेसिस से उड़े ये B2 बॉम्बर्स। उन्होंने अटैक किया और वापस डिएगो गार्सिया और गुआम साइट आ गए। गुआम इस इन फिलीपींस, ये क्लोज टू चाइना है, तो चाइना पर भी नजर रखने के लिए इस साइट को बनाया गया, इस नेवल बेसिस को बनाया गया है, ताकि यहाँ पर हम चाइना पर भी नजर रख सकें। देखते हैं
रीजन के डायनामिक्स क्या होते हैं, फर्दर क्या होता है यहाँ पर और किस प्रकार से यहाँ की चीज़ें बदलती हैं। यदि यहाँ पर शांति चाहिए तो फिर ईरान को बात करनी होगी, टॉक्स करना होगा, लेकिन अगर उसे रिटेलिएट करना है तो हो सकता है अपने आप को रिग्रुप करेगा, रियान करेगा और हमले करेगा इज़राइल पर भी और फिर यूएस पर भी। बट लेट्स सी, ईरान इतना कैपेबल है नहीं इन द फ्रंट ऑफ यूएस टू हिट यूएस विथ मेजर इफेक्ट। और इस संबंध में अगर माफ़ कीजिएगा, इस संबंध में अगर कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपेगेट कीजिए ये वीडियो कि कैसे यूएस ने एंटर करके पूरे वार डायनामिक्स को चेंज कर दिया है और टिल्ट कर दिया है टुवर्ड्स इजराइल।